करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। और भैया चार्जेस की भी कुछ होती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो भैया उनको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। जब तक चार्ज की भैया प्रॉपर्टी स्टडी आप नहीं करोगे तब तक भैया न्यूमेरिकल को टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भैया पहले हम यहाँ पे समझेंगे भैया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, और देन भैया उसके बाद हम समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। टॉपिक मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, जैसे ये पहले टॉपिक होगा, ये टॉपिक बाद में होगा, ठीक है। तो भाई किताब निकाल लो, पेन निकाल लो भाई, एक नोट्स की कॉपी निकाल लो, ठीक है, और भाई वीडियो लेक्चर देखते देखते भाई नोट्स को बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर भाई आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई टॉपिक है हम लोग का भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से सुनना भैया, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है मैं जरा यहाँ पे लिख के आपको समझा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस आर फंडामेंटल इन नेचर, ठीक है। पहली चीज क्या होती है, जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल इन नेचर होता है, ठीक है। मतलब भैया बहुत ध्यान सुनो, ठीक है, फंडामेंटल इन नेचर, और यहाँ पे लाइन मिसिंग है, मतलब लाइन गलत हो जाएगी, फंडामेंटल इन नेचर इन मैटर, ठीक है। तो भैया अगर आप मैटर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जो भैया यहाँ पर जो चार्ज होता है भैया वो क्या होता है, वो फंडामेंटल होता है, ठीक है। देखो भैया आप ऐसे समझो, आपने मास पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ रखा होगा तो कभी महसूस तो किया ही होगा, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे बेसिकली होता है कि अगर कोई भी भाई मैटर है तो सीधी सी बात है भाई उसका मास तो होता ही होता है ना, सीधी सी बात है, हाँ होता है भाई, ठीक है। लेकिन भैया अब आप यहाँ पे समझो कि अगर भैया की कोई चीज मैटर है, ठीक है, या किसी चीज के पास अगर भैया मास है तो उसके पास चार्ज भी होगा, ये बात पक्की है, ठीक है। हो सकता है चार्ज पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है भाई। देखो कुछ ना होना भी क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो को हम लोग भैया क्या कहते हैं, चार्जेस के नेचर में न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का सेंस कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेट्स सपोज दैट से हमारे पास मार्कर हो गया तो इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी, ठीक है। तो ये न्यूट्रल चार्ज इन द सेंस कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अगली भैया प्रॉपर्टी क्या होती है, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो चार्जेस भैया क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट, अच्छा एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, आप ये समझो जैसे लेट्स सपोज दैट मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है 5 कूलम का, ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में नहीं बताया था, बताना भूल गया था कि जो चार्जेस की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं कैसे भूल गया, ठीक है। तो यूनिट जो होती है चार्जेस की वो क्या होती है, वो होती है कूलम, है ना। इसको सी से लिखा जाता है, ठीक है। कूलम नाम का बंदा था, उसने भाई चीज को बताया था, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है जो कि न्यूमेरिकल में आपको भाई बहुत मदद करेगी। वैसे तो क्वेश्चन में कभी देख दी जाती है, क्वेश्चन पेपर बोर्ड का आता है तो उसमें फ्रंट पेज में दिया जाता है, ठीक है। बट आपको अपनी तरफ से ध्यान रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है क्या, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है। और ये भैया जो होती है मिनिमम चार्ज होता है, मतलब इस धरती में या इस पूरे यूनिवर्स में जो मिनिमम से मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, मतलब है ना, इससे छोटा चार्ज धरती पे है ही नहीं, ठीक है। धरती क्या पूरे यूनिवर्स में नहीं है, ठीक है। तो भैया वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन में जितने अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। अब आप ये समझो, दिमाग में थोड़ा समझो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होना है तो प्रोटॉन में भी चार्ज क्या होगा कि बॉडी न्यूट्रल हो जाए, यानी जीरो चार्ज हो जाए टोटल। तो सही बात है ना, दिमाग में सही सोच रहे हो भाई, ये पढ़ते रहो ऐसे कि भैया प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, और ये होता है प्लस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है दोनों की सेम होती है, बट जो साइन होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलो, और यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है, चाहे प्रोटॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, ठीक है। ध्यान बात ये रखनी है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है वही ट्रांसफर होके जाता है, ठीक है। चार्ज जो बनता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से बनता है, बाकी प्रोटॉन में भी चार्ज रहता जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन में चार्ज होता है वो जीरो होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चार्जेस आर भैया एडिटिव नेचर, हम भैया यहाँ पर प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो चार्जेस भैया होते हैं एडिटिव नेचर। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज दैट भैया भाई मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है -5 कूलम, हमारे पास एक चार्ज है प्लस का 4 कूलम, फिर हमारे पास है माइनस का 3 कूलम, प्लस का 2 कूलम, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं प्लस का 10 कूलम, ठीक है।
मैंने भाई आपसे कहा कि भाई मैंने इन सबको भाई कलेक्ट किया और कलेक्ट करके ऐसे जोड़ के ऐसे रख दिया हमने, तो टोटल चार्ज क्या होगा? तो भैया यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ चार्जेस आर एडिटिव नेचर, दैट मींस क्या होगा भैया, चार्जेस को हम भैया प्लस माइनस साइन के साथ रखेंगे और वो सीधे सीधे भाई जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 कूलम प्लस 4 कूलम माइनस का 3 कूलम, ठीक है, प्लस का 2 कूलम और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 10 कूलम, ठीक है। अब इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपका जो टोटल चार्ज है ना Q नेट, ठीक है, टोटल चार्ज Q नेट फाइनल चार्ज वो आपका ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज कितने हो जाएगा, इसको यार जोड़ लो ना, जोड़ने तुम आए हो, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा -1 -4 -2 और 8 कूलम, ठीक है। तो ये 8 कूलम तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर भाई हमारे पास अलग अलग बॉडीज हैं, लेट्स सपोज दैट हमारे पास 1 2 3 4 5 मार्कर है, लेट्स सपोज दैट हमारे पास, और हर मार्कर में अलग अलग चार्जेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं पांचों मार्कर को ऐसे जोड़ के रख दूं तो जो फाइनल चार्ज आएगा, ठीक है, पांचों मार्कर पे वो आएगा 8 कूलम, ठीक है। समझ में आ गया आपको, चार्जेस को आपको क्या रखना है, विद साइन रखना होता है, ठीक है। चार्जेस आर स्केलर इन नेचर, ठीक है। तो चार्ज होती है भैया वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज होती है ना। स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, ठीक है। भाई बेसिक तो पता होगा, ठीक है। तो ये भैया क्या होती है, स्केलर इन नेचर होती है, ठीक है। चार्ज इज स्केलर इन नेचर, ठीक है। चीज छोटी छोटी ध्यान रखनी है आपको। एक चीज आपने क्लास 11th में और पढ़ रखी होगी, एक होती है डायमेंशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया चार्ज की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि चार्ज की डायमेंशन में थोड़ा सा करंट का फॉर्मूला लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप करना चाह रहा था, लेकिन आप समझ लो कि आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो यहाँ पे जरा डायमेंशन में, ठीक है, आपने उसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, करंट का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है। क्लास 10 की बात है, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा। तो ये करंट बराबर क्या होता है, ये होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना, कुछ ऐसा पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ से चार्ज की डायमेंशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भैया, आई करंट होती है, करंट की डायमेंशन क्या होती है, ये होती है ए, और टाइम की क्या होती है टी। तो ये हो गया भैया ए और ये हो गया टी। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए टी, और यही क्या है क्यू के बराबर है, क्यू हमारा क्या है चार्ज, ठीक है। तो भैया चार्ज की जो डायमेंशन हो जाती है क्या हो जाती है, हो जाती है ए टी, और भैया हम लगा देते हैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये चीज यार ध्यान रखना, क्योंकि जरा मैं यहाँ पे मार्क भी किए दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार पॉइंट है ना, भाई कैमरा में जरा देख लो, क्या यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है? ओके भाई, ओके बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो चार्ज से एडिटिव नेचर होते हैं। अच्छा अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट भाई बहुत सिंपल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस remains unaffected by their velocity, ठीक है। तो भाई ये चीज पॉइंट असल में एक्चुअली में भाई क्लास 12 के सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर के लेवल की बात है, लेकिन कई किताबों में लिखा रहता है, तो भाई मैंने भी यहाँ लिख दिया ना, वंचित ना रहता किसी ज्ञान से, ठीक है। तो भाई लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस remains unaffected by their velocity, ठीक है। मतलब भाई देखो बेसिक सी बात क्या है कि लेट्स सपोज दैट ये मार्कर है, उस मार्कर में मेरा 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है। अब मान लो ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसमें 10 कूलम का चार्ज रहेगा। मान लो ये जा रहा है 1000 किलोमीटर पर सेकंड से, ठीक है। या ये मान लो लाइट की स्पीड से जा रहा है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उस स्पीड से जा रहा है, तो भी इसमें चार्ज क्या रहेगा 10 कूलम का ही रहेगा भाई, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ लिखी हुई ये चीजें बहुत, इस चीज को जरा अंडरलाइन मानना, अनअफेक्टेड बाय देयर वेलोसिटी, ठीक है। तो भाई चार्ज में चार्ज की वेलोसिटी कुछ भी हो, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है यानी उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या रहती है अनअफेक्टेड रहती है या फिर रिमेन सेम रहती है, ठीक है। आप या कांस्टेंट रहती है ना, ये भी बोल सकते हो, कांस्टेंट, रिमेन सेम, अनअफेक्टेड, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ध्यान रखना, नहीं मतलब बताएगा। तो ये चीज हमारे पास समझ आ गई है। आपको समझना है चौथा पॉइंट क्या होता है ना। चौथा पॉइंट काफी बढ़िया पॉइंट है, जिसमें ये अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि चार्जेस ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। चार्जेस ऑलवेज कंजर्व, गलत। सिस्टम अब सही
ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है, चार्जेस ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम, ठीक है। अब भाई अब आप कह रहे हो भैया यार ये आपने क्या कर दिया यार, यहाँ पे आपको इन सिस्टम में क्या जरूरत है, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है भाई, सिस्टम। तो भाई बहुत ध्यान सुनो, लेट्स सपोज दैट आप ध्यान समझो कि भाई मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये चार्जेस को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट आप ध्यान समझो कि भाई मेरे पास ये दो मार्कर है, ठीक है। ये दो मार्कर है और इन मार्कर को मैंने क्या किया, अभी इन दोनों के पास क्या है, दो 0 0 चार्ज है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट मैंने इनको ऐसे रब किया, तो रब करने पे मैं बेसिकली क्या होगा, एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट हम मान लेते हैं इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सिर्फ अगर आप इस मार्कर को ध्यान से देखोगे तो पहले इसमें चार्ज था 0 और अब इसमें चार्ज लेट्स सपोज दैट मान लो आ गया इसमें 5 कूलम का चार्ज आ गया, रब करने के बाद इसमें 5 कूलम का चार्ज आ गया। तो आप कहोगे भैया यार पहले इसमें 0 चार्ज था, अब इसमें 5 कूलम का चार्ज आ रहा है, तो ये तो कंजर्व नहीं है, इसमें तो चार्ज बढ़ रहा है ना, तो कंजर्व कैसे है? तो भाई मैंने क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम, है ना। एक सिस्टम में जो चार्जेस होते हैं हमेशा कंजर्व होते हैं। अब जब भाई मैंने इन दोनों को रगड़ा तो रगड़ने से पहले इन दोनों का टोटल चार्ज था, इसका 0 इसका 0, तो टोटल 0 था। लेकिन अब जब इन दोनों को जब रगड़ा तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, ये एक सिस्टम हो गया, दोनों मिलकर क्या होगा, एक सिस्टम हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। इन दोनों को बाकी दुनिया से दारी से मतलब नहीं है, एक दूसरे से मतलब है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई होगा क्या कि जब भाई मैं दोनों को ऐसे रगड़ रहा हूं तो इस पे अगर आया प्लस का 5 कूलम तो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा माइनस का 5 कूलम, ठीक है। लेट्स सपोज दैट ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे आएगा 5 का प्लस का 5 कूलम और इस पे आएगा माइनस का 5 कूलम, ठीक है। अगर इस पे माइनस का 5 कूलम आ रहा है, इस पे नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं और ये प्लस का 5 कूलम, दैट मींस क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इसके अंदर गए हैं, इसीलिए इसमें आ रहा है नेगेटिव का चार्ज, इसमें आ रहा है पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। तो अगर हम अब देखो पहले दोनों में 0 0 चार्ज था, फिर हमने दोनों को अलग-अलग किया, रब करने के बाद ना रगड़ने के बाद दोनों को अलग-अलग किया फ्रिक्शन की मेथड से, तो इसमें आया प्लस का 5 कूलम, इसमें आया माइनस का 5 कूलम। अब अगर आप दोनों को सिस्टम कह रहे हो तो अगर आप दोनों का एडिशन करो, अब देखो मैंने आपको बताया था कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो प्लस माइनस 5 आप करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो पहले भी चार्ज 0 था और बाद में भी 0 था, मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया चार्जेस ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम में भैया जो चार्ज होता है वो कैसा रहता है, ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। ऑलवेज कंजर्व्ड है, इस चीज को अगर थोड़ा मार्क करना, बंदे ध्यान देते नहीं है यहाँ पे, ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, इन अ सिस्टम, ठीक है। अब अगला पॉइंट भैया हमारे पास क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत बेसिक सा है, ठीक है, नेचर का लॉ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट वैसे सबसे पहले लिखना चाहिए, ये चलो कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर पॉइंट क्या है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स while unlike charges repulse, ठीक है। बहुत बेसिक सा पॉइंट है भाई, नेचर का लॉ है, इसमें क्या है, ठीक है। भाई जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, देखो नेचर का लॉ है, देखा मैं, तो अनलाइक चार्जेस भाई यहाँ पे होगा अट्रैक्ट, गलती इंसानी की, ठीक है। और यहाँ पे होगा अनलाइक, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और यहाँ पे हो जाएगा रिपेल, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान रखना कि भाई जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दैट आप ये समझो कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे चुंबक में होता है, ठीक है, जैसे इंसानों में होता है, ठीक है। और भाई अगर ये लाइक नेचर में है तो क्या करेंगे, आप इधर रिपेल करेंगे, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान समझना, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको ये बहुत ध्यान समझना है, एक छठा वाला पॉइंट है भाई, कैमरामैन से भाई मैं यहाँ पे थोड़ा कहूंगा, तो भाई कैमरामैन क्या है, कैमरामैन भाई जरा देखिए कैमरामैन भाई यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ रही है, ओके। भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक करते हैं छठे वाले नंबर पे कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है ना हमेशा होल नंबर वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब भैया आप जरा ध्यान से देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। अब हम जरा इस वाले पॉइंट को पढ़ेंगे, इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो जरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसलिए भी हम लोग को चार्ज का फॉर्मूला भी निकालना है, ठीक है। तो आप समझो, ठीक है। तो it states that it states that charge फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल लिखा हुआ, फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल। ठीक है। तो देखो ध्यान से भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को सिंपल सी चीज कहता है, इसको याद नहीं करना, बोर्ड में कहीं आने नहीं वाला है, बट हमको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये आगे इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, न्यूमेरिकल में छोटे छोटे पॉइंट्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये भैया हमसे कहता है कि भैया जो चार्ज होते हैं भैया वो ऑलवेज कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ होल नंबर, ठीक है। वो हमेशा क्या होते हैं? होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड कांट बी फ्रैक्शनल और इन अ डेसिमल वैल्यू, ठीक है। और कभी भी भैया फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू पे नहीं हो सकते, ठीक है। यानी इन द सेंस कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2.5 मतलब फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, ठीक है। आप समझ लो ना, 2/3 चार्ज, 4/5 चार्ज, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है? क्वांटाइज रहता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ना भाई? रीजन क्या है ना? व्हाट इज द रीजन? आप समझते हैं, जरा मैं यहां पे आपको रीजन समझाता हूं। रीजन, स्पेलिंग ये होती है रीजन, क्या बात है। सेकंड रीजन, ठीक है। तो बेसिकली रीजन क्या होता है? आप ये समझो कि जब आप जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा, या तो दो जाएगा, या तो तीन जाएगा, या तो चार जाएगा, पांच जाएगा, सही बात है ना? मतलब देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, तो चार्जेस तो दोनों ही केस में आएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वैल्यू में, और अगर निकलेगा भी तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके वैल्यूज में, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई कि जब इलेक्ट्रॉन ही पूरा पूरा निकलता है भाई, आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा। ये क्या मतलब हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन है, एटम है, जैसे सपोज दैट यहां पे एटम है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये आधा इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, आधा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो यही सब बेसिकली रीजन है कि भाई रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी गेन और लूज इन अ फ्रैक्शनल और अ डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में कभी भी फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू में गेन या लॉस नहीं किया जा सकता। इसी वजह से भैया क्या होता है, जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? क्वांटाइज रहता है, हमेशा होल नंबर की वैल्यू में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली रीजन क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कांट, ठीक है। मैं जरा यहां पे इस रेड पेन से लिखता हूं थोड़ा सा ना, तो इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट एज फ्रैक्शनल और डेसिमल, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई कि भैया जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, कभी फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हमको जरा इससे चार्ज का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है बेसिकली आप समझो जरा। यहां पे मैं चार्ज का पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। ये चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q, चार्ज को हम लोग Q से लिखते हैं। Q बराबर क्या होता है यहां पे प्लस माइनस n इनटू, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला भैया हमारे सिलेबस का, तो आपको उसको भी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपी में नोट्स में अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसमें भैया 3 स्टार में मार्क दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे Q यहां पे क्या होता है? Q यहां पे होते हैं भाई बेसिकली चार्ज, ठीक है, चार्जेस। n यहां पे क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है। मतलब n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस्ट, और E यहां पर क्या होता है? तो E होता है भैया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ना, और एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज की वैल्यू होती है वो आपको पता होती है, वो कहां लिखी हुई है ना, वो देखो यहां लिखी है ना, ऊपर ऐसे भी यहां लिखी, ठीक है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, और एक बॉडी में जो चार्ज आएगा वो प्लस माइनस n ही होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा देखो भैया बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट यहां पे आप ध्यान समझो कि फिर से भाई मेरे पास यहां पर क्या है? दो चार्ज, दो बॉडीज है,
ठीक है। ये भी बॉडी न्यूट्रल है, ये भी बॉडी न्यूट्रल है, यानी दोनों पे 0 0 चार्ज है, ठीक है। अब होगा क्या भाई, मैंने इस बॉडी को उठाया और इस बॉडी को भैया रब करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब मानो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले और यहां पे आ गए, ठीक। ये आप सबसे सिंपल एग्जांपल समझो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पर आ गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नेगेटिव का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे प्रोटॉन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, समझ में आ गया। तो भैया आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो होता है इसके बराबर, ठीक। तो यहाँ पर भैया n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और e की वैल्यू हो जाएगी भाई, आपको बताया था ना कि सबसे जो छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है पूरे यूनिवर्स में वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है ना भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो तो इस बॉडी का चार्ज क्या आएगा, n की वैल्यू 1 रखो और e की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी ना। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वही बॉडी में भी चार्ज होगा, है ना। और जहां से आया है तो भाई इसमें प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है भाई, वहां पर क्या होगा, उसी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ आ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। Q = +- n, ये होता है टोटल चार्ज का फॉर्मूला। और भैया n की आपको यूनिट दी होगी भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट है, ये E होता है यहाँ पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q होता है यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो भाई अभी तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। और होप आप सबको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई आप इस सबको रिवाइज करो, ठीक है। तब तक के लिए भाई स्टे हेल्दी एंड कीप हेल्दी। तो भाई अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा Q = n, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोगों ने उस चीज को डिराइव किया। तो आपको उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मूला जरा लिखे दे रहा हूँ ना, आपकी कॉपी में भी चला जाना चाहिए फॉर्मूला। Q = क्या होता है, +- n, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, ठीक है। तो अब भैया उसी पे भैया बेस हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। थ्योरी की पढ़ लिए तो बीच बीच में क्वेश्चन भी हम लोग करते रहते हैं, जिससे हम लोग का जो चैप्टर रहेगा क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो भैया आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो साथ साथ भैया निकालों को पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि कंडक्टर है ना, पहले मैं बताता हूँ कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं। बेसिकली कंडक्टर वो होते हैं जो चार्जेस को फ्लो करा देते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो चार्जेस को कैरी किए जाते हैं, ठीक है। तो सर आपको यहाँ पे समझना है कि क्या लिखा हुआ है कि अ कंडक्टर हैज अ एक्सेस, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है कि अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसके पास 500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस का मतलब है ज्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्जेस ऑन कंडक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, कंडक्टर पे क्या चार्ज होगा और उसमें उसका क्या नेचर होगा, नेचर इतना से बताना चाह रहा है कि प्लस होगा माइनस होगा, ये सब चीज, ठीक है। तो आप भैया बहुत ध्यान से समझते हैं, करते हैं इलाके को भैया साथ देखना। तो बेसिकली भैया अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर भैया कहीं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक्सेस में, इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, बेसिक थ्योरी समझ में आ गया, नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना क्या है, कंडक्टर वुड बी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। मैं जरा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब हमको भैया इसमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड करना है। तो ये क्या करना है, Q = भाई एनी वाला फॉर्मूला लगा दो ना। अब भाई अब इसको भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम समझी जाओ ना। तो एनी आ गया होगा 500, है ना। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, याद होनी चाहिए 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पे माइनस या प्लस मत लगाओ ना, क्योंकि देखो ये चीज तो साफ साफ पता चल जाती है ना कि भाई एक्सेस है लॉस है, तो आपको यहाँ पे माइनस या प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भैया आंसर कैसे करेंगे, आप देखो ये सॉल्व कैसे करना है। बहुत लोगों को सॉल्विंग नहीं आता, तो ये बहुत ध्यान सुनो, बोर्ड में न्यूमेरिकल कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इसको लिखेंगे 10⁻², इसको लिखेंगे भैया 1.6, इसको लिखेंगे 10⁻⁻⁹, ठीक है। आप समझो भैया, पावर को आपको अलग सॉल्व कर लेना है और जो नंबर्स हैं प्योर वाले उनको आपको अलग सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर भैया बहुत ध्यान देखो 5 और 1.5 6 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आंसर आएगा 8, ठीक, इनटू 10⁻² और 10⁻⁻⁹ बेस सेम, पावर क्या हो जाती है ऐड, ठीक है। तो 10⁻⁻⁹ और 2 कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 10⁻⁻�17 कूलम, ठीक है। अब यहाँ तो आंसर कूलम ही आएगा ना भाई, चार्ज निकाल लेते हैं। तो होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर टू कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आपको किसी बॉडी में 1 कूलम का चार्ज
प्रोड्यूस करना है तो आपको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है, देने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे, ठीक है, बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये इतना फेमस क्वेश्चन है ना कि वाइवा में डायरेक्टली पूछा जाता है। क्यों? क्लास 10 तक अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखी है तो वहां पे बहुत फेमस क्वेश्चन होता है बोर्ड वालों का कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो ध्यान से इसमें क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान सुनना, बेसिकली फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू यहां पर क्या N इनटू P, ठीक है। अब आप भैया बहुत ध्यान सुनना, यहां पे हमको चार्ज कितना बनाना है बोर्ड पे, वो हमें बनाना है 1 कूलम्ब, ठीक, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए वो हमको नहीं पता, तो हमको यहां पे n कंसीडर करना है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1.6 into 10 की पावर -19 ना, यहां पे आपको प्लस माइनस साइन नहीं रखना है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो 1/1.6 into 10 की पावर -19, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो अब देखो ध्यान से, यहां पे भी 1 कूलम्ब है और ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ये कूलम्ब में ही होती है ना, ठीक है। तो यहां पे कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, वैसे कि आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या ही यूनिट होती है, वो तो नंबर है ना कोई, ठीक है। तो भैया बहुत ध्यान सुनो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, जरा यहाँ पे पॉइंट आना थोड़ा ना, इसमें अगर आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा ये जाएगा, ये ऊपर कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 10 की पावर 19 और ये 10/16, ठीक है। यहाँ से जीरो को देते हैं तो ये हो जाएगा 100 into 10 की पावर 18 अपॉन ये हो जाएगा 16। 100 में अगर आप 16 से डिवाइड दो तो आंसर कितना आएगा, राइट में जरा 100 में 16 से डिवाइड देना है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन या समझ में आ गया होगा, ठीक है, कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जांपल नंबर 3 हम लोग का क्या है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है। और इससे आपके न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएगा, आपको कंजर्वेशन वाला, ठीक है, प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। लिखा हुआ है कि अ ग्लास रॉड, ठीक है, तो एक ग्लास है, हमारे पास एक रॉड है, पेन यूज करके चलो इसी से क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है अ ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2, जरा मार्क करो इंपॉर्टेंट चीजों को, 3.2 into 10 की पावर -9 कूलम्ब, ठीक है। तो भैया हमारे पास एक ग्लास रॉड है, उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रखा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी खुद से पॉजिटिव चार्ज है, इतना है 3.2 into 10 की पावर -9, ठीक है। लिखा हुआ है कि व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब उसको एक सिल्क की कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो बहुत ध्यान रखना, पहले पूछ रहा है हमसे चार्ज ऑन सिल्क, उस सिल्क पे क्या चार्ज है। अब एक बात ध्यान समझो, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो बॉडीज हैं और वो आप रगड़ रहे हो तो एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे पे ठीक उसी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आएगा, सही बात है। तो अगर ग्लास के रॉड पे रब करने पे 3.2 into 10 की पावर -9 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो सिल्क पे कैसा आएगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, चार्ज वैल्यू यहाँ पे रहेगी माइनस का 3.2 into 10 की पावर -9 कूलम्ब, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, ठीक है। रब करने से पहले ग्लास रॉड और सिल्क पे चार्ज 0 होगा, न्यूट्रल होगा, जब रब किया होगा तो ग्लास रॉड पे अगर इतना चार्ज आया तो सिल्क पे कितना आया होगा, उसके ठीक माइनस, ठीक, चार्ज मैग्नीट्यूड चेंज रहेगा, ये हम समझ में आ गया। अगला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब भैया एक पे आ रहा है पॉजिटिव का, एक पे आ रहा है नेगेटिव का, तो सीधी सी बात है कहीं से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, कहीं पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, ठीक है। तो भाई बेसिकली अगर हमको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, Q इक्वल टू भाई क्या करना है, N into E का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चार्ज देखो हमारे पास यहाँ कितना बनना है, चाहे आप ये लो चाहे आप ये लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ पे क्या रहेगा 3.2 into 10 की पावर -9 n, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो ट्रांसफर हुए, तो उसको n रखो। E पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता होगी 1.6 into 10 की पावर -19, ठीक, कूलम्ब, ठीक है। ये भी कूलम्ब है, ये भी कूलम्ब है, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर लो इसको, देखो इससे कटेगा ये दो बार, ठीक, ये 10 की पावर -19 ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर +19। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 into 10 की पावर into 10, ठीक है। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, जनरली बोर्ड के सिलेबस में आएगा तो नहीं, बट मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ भी ना, तो मैं एडवांस में लिख दिया। अब देखो मैं ऐसा लिखा हुआ है चेंज इन द मास ऑफ रॉड एंड सिल्क, ठीक है, और आपको दिया हुआ है m इक्वल टू दिस। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, सीधी सी बात है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें ये दे रखा है और हमसे कह रहा है कि भैया कि सिल्क के मास में कितना चेंज आया होगा। भाई देखो प्रैक्टिकली तो कोई चेंज नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली बात करो, ठीक है, तो अगर हम दो चीजों को रब कर रहे हैं और एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दूसरी जगह पे जा रहा है, तो सीधी सी बात है भाई कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो मास है, इस बॉडी का जो मास है, तो कुछ कम हुआ होगा, कुछ कम, मतलब प्रैक्टिकली तो हुआ होगा ना, सॉरी साइंटिफिकली तो हुआ होगा ना, प्रैक्टिकली तो नहीं हम उसको गौर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकले होंगे उतने इसमें सिल्क के क्लॉथ में गए होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जितना मास ग्लास रॉड में कम हुआ होगा उतना ही मास सिल्क का क्लॉथ है उसमें बढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, टोटल मास के लिए, ठीक है, जरा मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, फॉर टोटल चेंज इन मास, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मास में क्या करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डेल्टा एम। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो इतना होता है, और टोटल इलेक्ट्रॉन गए कितने हैं, वो गए हैं टोटल कितने, भाई इतने इलेक्ट्रॉन टोटल गए एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9.1 सॉरी 9.1 इनटू 10 की पावर यहां कितना हो जाएगा माइनस का 31 इनटू यहां क्या हो जाएगा 2 इनटू 10 की पावर 10, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, वो केजी में आएगा, ठीक है। आप चेक करो, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कोई यूनिट नहीं होती है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है केजी, ठीक है। तो ये भाई ये जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये आंसर केजी में ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो जरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.1, यहाँ हो जाएगा 18.2 इनटू इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 21 केजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल मास ट्रांसफर फ्रॉम, इतना ही मास जो होगा वो ग्लास रॉड का कम हुआ होगा और इतना ही मास सिल्क क्लॉथ का बढ़ा होगा, ठीक है। तो आज के लिए भैया इतना ही, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए भैया इस कंटेंट को यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए भैया स्टे हेल्दी, ठीक।